गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी वो बुक पूरी हो गई थी ज्योग्राफी वाली, अब है इकोनॉमिक्स वाली, अर्थशास्त्र की बुक है। ये वाली अपन शुरू करेंगे आज। देखो अर्थशास्त्र अपने 4 बुक हैं एसएसटी की, जिनमें से ये दूसरी शुरू कर रहे हैं आज अपन। इसमें पहला लेसन है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी। अब इस कहानी के द्वारा अपन को क्या पढ़ना है या क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखो पालमपुर गांव की कहानी के द्वारा अर्थशास्त्र का में ये लेसन दे रखा है इकोनॉमिक्स की आपकी बुक में। तो इसमें कि उसमें किस प्रकार का वहाँ भूमि पाई जाती है, वहाँ पर किस किन चीज़ों का उत्पादन होता है, वहाँ पर कौन सा व्यवसाय किया जाता है, या अधिकतर जनसंख्या की इस व्यवसाय में लगी हुई है, वहाँ पर वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, किस प्रकार के वहाँ उद्योग धंधे हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से यह कार्य करता है, वो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है और वो भारत की जैसे आर्थिक विकास में वो किस प्रकार सहायक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन एक कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। अब देखो इसमें वहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, किस किस चीज़ का उत्पादन होता है, वहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें वर्णन करेंगे। अब देखो इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ऐसा हमें काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं कि वहाँ उत्पादन किन किन चीज़ों का होता है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अब खेती ज़्यादा लोग खेती करते हैं। अब खेती करते हैं तो कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय में वो लगे हुए हैं। ठीक है, एक बात आ गई। अब जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। अब लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी परिवहन ये कौन से व्यवसाय में आ जाएंगे, द्वितीय व्यवसाय। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि हैं। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। संसाधन क्या होते हैं कि इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से अपन ये इकोनॉमिक्स का लेसन पढ़ रहे हैं, तो मुख्य रूप से उत्पादन से अपना तात्पर्य है कि वहाँ की जनसंख्या किन किन कार्यों से अत्यधिक उत्पादन कोई भी वस्तु का करती है, वहाँ प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं, या किस प्रकार के उन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके वो किस प्रकार से वो वहाँ उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। अब देखो परिचय में है पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव और रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा, बग्घी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रैक्टर देखे जा सकते हैं। अब इसमें देखो 2 चीजें अपन को पता लगी है ना। एक तो अपन ने पढ़ा कि ये लोग खेती करते हैं, दूसरा विनिर्माण उद्योग और ये करते हैं, तो यह द्वितीय व्यवसाय भी हो गया। द्वितीय व्यवसाय में भी लगे हुए हैं ये लोग। अब वहां पर सड़क मार्ग का विकास है। सड़क मार्ग वहां विकसित अवस्था में है। हर मौसम में पढ़ाना अपने, अगर कच्ची सड़कें हो तो वो तो बारिश के मौसम में टूट फूट जाती है, लेकिन हर मौसम में सड़क मार्ग वहां पर मतलब सड़क मार्ग का विकास वहां अच्छा है। इससे ये पता लगता है ना। दूसरा है इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर उच्च जाति रहती है। उच्च जाति का मतलब है वहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर विकास कार्य अधिक हो रहे हैं। जहाँ पे उच्च जातियां पाई जाती हैं वहां पर अपन यही मानते हैं क्योंकि उच्च जातियां शुरू से ही उच्च इसलिए उनको माना गया है कि वो काम धंधों में, अच्छे काम धंधों में लगी हुई हैं, मतलब उत्पादन अधिक करते हैं।
अनुसूचित जाति दलित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों से सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब देखो मूलभूत सुविधाएं इस गांव में सारी हैं। सड़क मार्ग है, वहां उच्च जाति के लोग अधिक रहते हैं। उच्च जाति के लोगों के मकान वगैरह रहने का उनका तरीका भी अच्छा होता है। दूसरा, वहां पर अपन ने पढ़ा कि वहां पर शिक्षा के लिए उच्च विद्यालय हैं, शिक्षा की व्यवस्था भी है, वहां पर चिकित्सा की सुविधा भी है और एक अपन ने पढ़ा ना कि विद्युत आपूर्ति भी वहां पर अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गांव है पालमपुर जिसका अपन वर्णन पढ़ रहे हैं, इसमें यह एक विकसित अवस्था में गांव है कि यहाँ पर देखो प्राथमिक व्यवसाय की बजाय यहाँ द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में भी अधिक लोग लगे हुए हैं। यहाँ सड़क मार्ग विकसित अवस्था में है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, विद्युत की आपूर्ति बढ़िया है जिससे कि देखो नलकूपों पे ये मोटर वगैरह चला के पानी की व्यवस्था करते हैं जिससे कृषि कार्य कर सकते हैं या उद्योग धंधों में इनमें बिजली की आपूर्ति अच्छी है। वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल है, औषधालय, वहाँ दवाइयाँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की सिंचाई की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्रों की सारी चीजों की व्यवस्था है। इसमें एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन के प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातों को जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। 2 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो प्राथमिक क्रियाएं जो कि कृषि या कृषि से उत्पादित वस्तुओं से होती हैं। दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन, ये सारे द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि वो एक विकसित अवस्था में या उत्पादन वहां अधिक होता है। ठीक है, अब है उत्पादन का संगठन। अपन ने ये तो परिचय पढ़ लिया कि गांव में क्या क्या है, सारी चीजें ये पढ़ ली। अब देखो उत्पादन का दूसरा पॉइंट अपना है, अपना परिचय पढ़ लिया उत्पादन का संगठन की किन किन चीजों से। एक बार मैं ये मिटा देती हूँ। इसमें उत्पादन का संगठन, संगठन में क्या आएगा कि किन किन चीजों से, ये जो कौन कौन से उद्योग वहां स्थापित हैं, किन किन चीजों की वहां आपूर्ति है, ये आएगा इसमें। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली है भूमि, अब भूमि वहां अच्छी होगी तो कृषि उत्पादित देखो तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। दूसरा है श्रम। ठीक है, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कार्मिकों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब श्रमिक 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो जो पढ़ा जैसे श्रमिक यही नहीं सिर्फ मजदूरी करने वाले या खेती बाड़ी करने वाले लोग, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनको भी श्रमिक की श्रेणी में ही रखा जाता है, लेकिन उनका काम करने का तरीका और उनका उत्पादन अलग प्रकार का हो जाता है कि वो अधिक उत्पादन करते हैं। पढ़े लिखे लोग और ये होते हैं ना, जैसे भी निर्माण उद्योग में इनमें लगे हुए होते हैं, तो इनसे उत्पादन अधिक होता है, लेकिन वो श्रमिक की भी श्रेणी में आएंगे। अब आगे देखो, तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए यह तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या होती है ये देखो।
अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? इसमें देखो कौन कौन से आएंगे, औजार, मशीनें, भवन, ये कच्चा माल और नगद मुद्रा, ये भौतिक इसमें आएंगे। एक तो स्थायी पूंजी होती है और एक कार्यशील पूंजी। अब स्थायी पूंजी में देखो औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब दो प्रकार की पूंजी हो गई ना, स्थायी पूंजी जिससे लंबे समय तक उत्पादन हो सके, जैसे ये मशीनें हैं, कोई भी मशीन जैसे उद्योगों में मशीनों का निर्माण मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, या अपना कंप्यूटर है, कोई भी मशीन हो सकती है, तो जिनका स्थायी पूंजी इसीलिए कहा जाता है कि इनका प्रयोग काफी सालों तक किया जाता है। अब दूसरा है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब उत्पादन के दौरान भुगतान करना तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब कच्चा माल जैसे कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य के द्वारा कच्चा माल उत्पादित होता है ना, जैसे अब सूती वस्त्र उत्पादन करना है तो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा, कपास होगा। जैसे ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो कुम्हार को मिट्टी की जरूरत रहती है, ठीक है ना, तो ये सारे कच्चा माल। अब इसको खरीदने के लिए कुछ पूंजी की जरूरत होती है, उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कि जैसे कार्यशील पूंजी क्यों कहा जाता है इसको, एक तो ये तो होगी स्थायी पूंजी मशीनों के द्वारा, अब ये दूसरी है कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें देखो जैसे इतने बड़े व्यापारी तो होते नहीं है, कच्चे माल से जैसे उत्पादन तैयार करते हैं, तो कच्चे माल अब जैसे कपास खरीदेंगे, अब उससे कपड़ा बनाएंगे, या गन्ना खरीदेंगे उससे चीनी उत्पादित करेंगे, या जैसे कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो मिट्टी खरीद के लाता है। अब जितने उसकी सेल होगी, वो बनाता अपनी मेहनत से है, अब जितनी उसकी सेल होगी उसके पास पैसे आएंगे, तो वो क्या करेगा कि अगर उसके पास जैसे एक बार उसने मिट्टी खरीद ली, बर्तन बना लिए, अब वो बर्तन जब तक बिकेंगे नहीं उसके पास पूंजी नहीं आएगी। अब पूंजी नहीं आएगी तो वो आगे कैसे खरीद के लाएगा, क्योंकि उसके पास स्थायी पूंजी नहीं होती है, उसका इतना बड़ा उत्पादन नहीं होता है कि वो स्थायी पूंजी जमा कर सके। तो ये कार्यशील पूंजी इसीलिए कहते हैं कि यह एक चक्र चलता रहता है। कार्यशील मतलब जितना कार्य वो करेगा उतनी ही पूंजी उसके पास इकट्ठी नहीं होती है, वो जितना जैसे फायदा कमाएगा उतने के ही आगे के लिए कच्चा माल खरीदेगा, फिर उस माल को तैयार करेगा। जब वो तैयार माल बिकेगा तो फिर उसके पास दोबारा पूंजी आएगी, तब वो दोबारा कच्चा माल खरीद के लाएगा। तो इसलिए इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं कि जितना कार्य वो करेगा उस हिसाब से ही उसके पास पूंजी आएगी। जबकि स्थायी पूंजी में पूंजी इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि मशीनों के द्वारा उत्पादन तीव्र गति से होता है, या तो अपने खुद के मेहनत से करता है ना, तो इतना इसके पास उत्पादन नहीं होता और इतनी इसकी सेलिंग नहीं होती कि पूंजी जमा हो सके। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। अब चौथी कौन सा हो गया, मानव पूंजी। यह तो थी भौतिक पूंजी वस्तुओं के द्वारा मिलती है। अब मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी में देखो ये होती है कि जो माल इसने जैसे स्थायी पूंजी के द्वारा और कार्यशील पूंजी के द्वारा जो तैयार किया माल, उसको प्रचार प्रसार, जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था इसे कहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करके उसके बाजार तक पहुंचाना और बाजार में उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। तो ये मानव पूंजी, मानव अपनी बुद्धि से ही करता है। यह मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन अपन अगले अध्याय में करेंगे। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। देखो इसमें ये देखो मशीनों पर कार्य कर रहा है मनुष्य, कच्चा माल इसमें खरीद के लगा रहा है ना, और खुद का श्रम, शारीरिक मेहनत कर रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई ना। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को
संयोजित करके संगठित होता है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है ना। भौतिक पूंजी मेन है, इसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी इसमें पूंजी कहा गया है। अब इसका अध्ययन आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से उत्पादन का संगठन किससे होता है? भूमि। भूमि का मतलब इसमें क्या है कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करना। श्रम शारीरिक श्रम के द्वारा वो करता है इसमें। दूसरा भौतिक पूंजी, इसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी 2 पढ़ा है हमने। स्थायी पूंजी वो जो मशीनों के द्वारा स्थायी उत्पादन करता है या अधिक उत्पादन करके, और कार्यशील पूंजी में जो ये छोटे जो कारीगर होते हैं ना, वो कह सकते हो आप कि वो कार्यशील पूंजी पाएंगे। अगला है मानव पूंजी, कि इन उत्पादनों को, इनके तीनों के द्वारा तैयार जो उत्पादन है उसको अधिक से अधिक बाजार में सेल करना, या उसके द्वारा अधिक से अधिक पूंजी किस प्रकार से कमाई जा सकती है, ये मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा उसका उत्पादन करता है कि किस प्रकार से इसको बाजार में पहुंचाना है, किस प्रकार से इसकी सेल करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपन को उत्पादन करने का मौका मिल सके। तो इससे आगे अपन इसकी डिटेल कल पढ़ेंगे।